नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा वार चुनाव के विश्लेषण की कड़ी में आज हम लोग विश्लेषण करेंगे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का। झंझारपुर एक अनुमंडल है जो मधुबनी ज़िले में पड़ता है। मधुबनी ज़िला बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इस ज़िले में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें एक मधुबनी और दूसरा झंझारपुर। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में माने एक ज़माने में इसको जगन्नाथ मिश्रा जी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज चुनाव जीते और झंझारपुर एक ज़माने में पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव जगह माना जाता था। आज भी ये सेंसिटिव है। अगर हम इतिहास में डालें तो 71 से ही उठाएं तो 71 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, वो एमपी रहे। धनिक लाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका निधन हो चुका है, जनता पार्टी से, और एक बार जनता पार्टी सेकुलर से वो रहे। गौरी शंकर राजहंस, डॉक्टर गौरी शंकर, ये भागलपुर के बहुत नामी चिकित्सक थे, ये वहाँ से एमपी रहे कांग्रेस से। उसके बाद देवेंद्र प्रसाद यादव, एक बहुत ही मजबूत चेहरा और समाजवादी नेताओं में उस इलाके में इनकी एक समय तूती बोलती थी। केंद्र में मंत्री भी रहे। शरद यादव जी के बड़े नज़दीकी थे। वीपी सिंह के साथ इनकी बड़ी अच्छी पैठ थी। और जिस ज़माने में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह, उनके साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध था। ये 3 टर्म रहे, 89, 91, 96। उसके बाद फिर 99 और 2004। सुरेंद्र प्रसाद यादव एक बार रहे। मंगनीलाल मंडल जी, हालांकि इनका अलायंस बड़ा शिफ्ट करते रहता है, कभी जदयू में, कभी एक समय में आरजेडी के भी बड़े नेताओं में इनका शुमार होता था। तो मंगनीलाल मंडल जी जनता दल यूनाइटेड से जीते। फिर वीरेंद्र कुमार चौधरी और अभी रामप्रीत मंडल जी हैं। तो ये 2019 तक का स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो सिटिंग एमपी हैं रामप्रीत मंडल जी, वो जनता दल यूनाइटेड से हैं। कुछ आंकड़ों पर नज़र अगर डाल लें तो यहाँ पर जो सिटिंग एमपी हैं रामप्रीत मंडल जी, इनका कोई ऐसा उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसके बारे में हम आपको बताएं। अटेंडेंस इनका ठीक ठाक 89% रहा है। PRS इंडिया जो वेबसाइट है, बहुत रिसर्च करती है ये वेबसाइट, तो इनके हवाले से मैं आपको यही सोर्स कोट कर रहा हूँ। 21 मात्र डिबेट में इन्होंने भाग लिया। कोई बहुत प्रखर वक्ता भी नहीं रहे हैं। मात्र 35 क्वेश्चन इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में रेज किया और कोई प्राइवेट मेंबर बिल में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। तो मतलब कोई बहुत ही प्रखर नेता के रूप में इनकी गिनती कभी नहीं रही है। चाणक्य वेबसाइट के हिसाब से आप यूँ समझें कि यहाँ पर आबादी, मुस्लिम की आबादी थोड़ी ठीक ठाक है। कुछ इलाका उधर दरभंगा से लगता है और सहनी का इलाका भी ठीक ठाक है। वहाँ यादवों की संख्या भी ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय एवरेज है 14% के आसपास। मुस्लिम का भी वही आबादी है। मंडल की आबादी लगभग 8% है। ब्राह्मणों की ठीक ठाक आबादी है, लगभग 7%, इसलिए वहाँ से वो लोग जीतते रहे। तो ये मोटे तौर पर है। इस राइडर के साथ, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि इन जातिगत आधार का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई बार ये हेयरसे से और कई बार कहीं से डाटा कलेक्ट करके लोग बात करते हैं। इस बार का जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प हो गया वहाँ, इसलिए कि सिटिंग एमपी रामप्रीत मंडल जी जदयू से फिर उनको टिकट मिल गया। हालांकि चर्चा चल रही थी उनको टिकट नहीं मिलेगा, बट अंततोगत्वा उनको टिकट मिल गया और वहाँ से जदयू के वो एनडीए के कैंडिडेट। वहाँ बहुत जीत चल रही थी, लगा कि आरजेडी वहाँ पर गुलाब यादव को टिकट देगी। गुलाब यादव उस इलाके के बड़े मजबूत व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी जिला परिषद वगैरह में भी रही, अपने भी जीतते रहे हैं और थोड़ी सी दबंग छवि भी है, काफ़ी पैसे वाले। इनका एक नाम भी कंट्रोवर्सी में आ गया था। एक महिला ने
एक बिहार के आईएएस हैं उन पर, और इन पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है, वो भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा होगा। तो और मूलतः पॉलिटिशियन टर्न बिजनेसमैन हैं और अच्छा खासा प्रभाव उस इलाके में है। लेकिन फाइनली पता नहीं किन कारणों से आरजेडी ने इनको टिकट नहीं दिया, और लास्ट चुनाव के कुछ दिन के शुरू होने के कुछ दिन पहले तक विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना पसंद करते हैं, उनके साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ और यह सीट वीआईपी को मिल गया। वीआईपी ने यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार महासेठ को टिकट दे दिया है। इनके टिकट मिलने के कारण चुनाव त्रिकोणीय हो गया। गुलाब यादव जी विद्रोह कर दिए और बसपा से टिकट ले लिए। बसपा के टिकट का तो अलग कहानी है, मतलब किसी को कहीं नहीं मिले तो वहाँ जाइए और वहाँ से टिकट लेके चले आइए। बात अलग है कि बसपा से जब भी लोग जीतते हैं वो छोड़ के चले आते हैं, चूँकि अकेले या दो आदमी रहते हैं तोड़ के चले आते हैं। अभी देखिए जमा खान जीते थे, चले आए जदयू में। तो एनीवे इनको टिकट वहाँ से मिल गया, तो बसपा के ये कैंडिडेट हैं। सुमन कुमार महासेठ के आने के बाद वहाँ पर बड़ा दिलचस्प हो गया है। सुमन कुमार महासेठ के बारे में लोग बताते हैं कि इनका बैकग्राउंड और इनके फैमिली का बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। समीर कुमार महासेठ आरजेडी के कद्दावर नेता भी हैं, उद्योग मंत्री भी वो रहे, बड़े सौम्य स्वभाव के हैं। और आरजेडी के मंत्री मंडल काल में जब वो एक साथ चल रहा था जदयू आरजेडी का गठबंधन, तो उसमें उन्होंने अच्छा काम भी किया था। उनके समय में ही इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव हुआ था बिहार में, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। तो उनके कुछ लोग बताते हैं दूर के रिश्तेदार, कुछ लोग बोलते हैं स्वजातीय हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। गुलाब यादव बैंक कर रहे हैं अपने दो चीज़ पर। पहला कि उनका अपना उस इलाके में एक समीकरण है, उनका अपना वोट बैंक है, लगातार काम करते रहे हैं और यादवों के बीच में ही बड़े पॉपुलर हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत जिसको आजकल बोलते हैं ना कि चुनाव में जब तक आपके पास धन नहीं है चुनाव नहीं लड़ सकता, और ये बिल्कुल तथ्य है। इसलिए हम लोग बोलने को थ्योरेटिकली बोलें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन आप सोच करके देखिए 95 लाख तो जेन्यून अपर लिमिट है खर्च करने का। तो 95 लाख रुपया कोई आदमी खर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई मध्यम वर्ग का आदमी तो चुनाव नहीं ही लड़ सकता है। तो ये उस मामले में इस बहुत पावरफुल है, इनके पास अच्छा धनराशि है। सुमन कुमार महासेठ, एफिडेविट में उन्होंने सुमन ही सिर्फ लिखा है, इनके पिता का नाम लिखा हुआ है शिवशंकर प्रसाद महासेठ स्वर्गीय, और बाकी इनके एफिडेविट में इनका व्यापारिक चीज़ रहा है, इसलिए अच्छी खासी धनराशि है। गुलाब यादव के वेबसाइट एफिडेविट में कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 302, 304 वगैरह भी दर्ज है, जो एफिडेविट बता रहा है। सुमन कुमार महासेठ के मामले में कोई बहुत वैसा कोई हीनियस नहीं, लेकिन हाँ इनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं, इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं। 171, 188 आईपीसी, एपिडेमिक एक्ट जो कोरोना में कुछ हुआ होगा उसके केसेस हैं। तो बाई एंड लार्ज यही मोटे तौर पर स्थिति है। अब वहाँ देखिए स्थिति क्या है। सिटिंग एमपी को अपने ऊपर जो भरोसा है वो अगेन मोदी जी का भरोसा है। 400 पार अब की बार, हालांकि अब वो सेकेंड फेज आते आते वो जो नारा है वो बिल्कुल कंस्पिक्वसली एब्सेंट हो गया। इनका दूसरा सहारा है नीतीश कुमार का वही राग और वही बात जो उन्होंने एक पत्र लिखा था सभी वोटर्स को कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, वो भी जनता के सामने है। तो वो लगातार इस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि हमने उस इलाके में बहुत काम कमाया, और झंझारपुर ऐसा लोकेशन पर बसे रहने के कारण वहाँ से जो सड़कें गई कोसी महा सेतु बनने के बाद खास करके उस इलाके में बड़ा विकास हुआ है। मुझको याद है, चूँकि मैं 90 में मधुबनी में पोस्टेड था, वो ज़माना था जब फुलपरास, झंझारपुर, लदनिया, लौकहा, ये सब इलाके, घोघरडीहा, ये सब इलाके इतने पिछड़े थे, बासोपट्टी, लदनिया, जयनगर, बहुत ही बुरी स्थिति थी। लेकिन ये बात बिल्कुल तथ्यपरक है, बिल्कुल सत्य है कि चीज़ें बहुत बदल गई। बिजली की स्थिति ठीक हो गई,
पानी का कनेक्शन ठीक ठाक है, रोड का कनेक्टिविटी ठीक है, इंटरनेट तो अब सब जगह आ ही गया है। मधुबनी में एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन गया और झंझारपुर में वगैरह में भी बनने की बात हो रही है। फिर उधर दरभंगा से कनेक्टिविटी बढ़ गया, तो ये चीज़ें बनी है, तो उनका अपना ये प्लैंक है। रामप्रीत मंडल जी स्टेटस कोइस्ट हैं, इनके विषय में कोई बहुत चीज़ नेगेटिव भी नहीं है, बहुत चीज़ पॉजिटिव भी नहीं है। मृदुभाषी आदमी हैं, जहाँ भी मिलते हैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं वोटर्स के प्रति। गुलाब यादव ने यदि यादवों के वोट में सेंधमारी की तो इसका सीधा फायदा पहुंचेगा मंडल जी को, जदयू कैंडिडेट को। लेकिन इसके काट के, इस बात से ये बिल्कुल वाकिफ़ है, सुमन कुमार महासेठ इस बात से वाकिफ़ है। जब मैंने वहाँ सर्वेक्षण किया और वहाँ के कुछ लोकल स्थानीय राजनीतिज्ञों से बात की, कुछ व्यापारियों से बात की, कुछ गवर्नमेंट अफसर से बात की, कुछ स्टूडेंट लोगों से बात की, तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प बात लोग बता रहे हैं कि सुमन कुमार महासेठ के लिए आरएसएस का कैडर भी वहाँ प्रचार कर रहा है। और जो व्यापारी वर्ग है, इनके समाज की भी अच्छी खासी संख्या है वहाँ मधुबनी, झंझारपुर और लौकहा वगैरह में, तो ये लोग बड़े एग्रेसिवली हैं। तो बनिया समाज का वोट और मुकेश सहनी के आने से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मुकेश सहनी का सहनी के वोट पर अभी भी पकड़ है, तो सहनी की भी अच्छी खासी आबादी है। तो ये आने के कारण इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। रामप्रीत मंडल जी को अति पिछड़ा वोट बैंक पर भरोसा है टिपिकली, इसलिए अगर मैं यूँ कहूँ कि यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ रामप्रीत मंडल और सुमन कुमार महासेठ में होता हुआ दिख रहा है। सुमन कुमार महासेठ की छवि बहुत अच्छी है, व्यापारी वर्ग से हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट आरजेडी या इंडिया गठबंधन ने किया है। अब ये गठबंधन कैसे काम करता है, और अगर आरएसएस कैडर जैसा लोग बता रहे हैं कि काम कर रहा है, वोट को बिल्कुल रिझाने में और बूथ पर ले जाने के लिए वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, व्यापारी वर्ग बड़ा उत्साहित है, और सहनी समाज और परंपरागत वोटर यादव का और मुस्लिम का अगर इनके साथ आ गया तो ये डेब्यू भी कर सकते हैं, पहली बार आए हैं और जीत भी सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके अभी समय है, देखना होगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति बनती है। लेकिन मुख्य मुकाबला यदि कहा जाए तो जदयू के रामप्रीत मंडल में और सुमन कुमार महासेठ में होगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।